चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, हमारे पास एक ब्लॉक है m मास का और एक दूसरा ब्लॉक है वो भी m मास का है, और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में एक स्प्रिंग है जिससे इन दोनों ब्लॉक्स को अटैच किया गया है। स्प्रिंग का कांस्टेंट k है और ये मासलेस है, और इस तरह से रखा हुआ है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। अब इसको क्या किया जा रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक को ऊपर पुश करके कुछ कंप्रेस करा जाएगा, और कंप्रेस करने के बाद ताकि वापस लौट के ऊपर ना जाए, एक स्ट्रिंग या थ्रेड लगा से इसको बांध दिया जाएगा। ठीक है ना। अब इनका सवाल ये है कि इसको इसकी कुछ नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस करके रखा गया होगा। एक्स नॉट मान लेते हैं, वो एक्स नॉट कंप्रेस करके रखा गया होगा, जिससे कि जब हम इस स्प्रिंग को बर्न कर दें तो ये जो लोअर ब्लॉक है ये बाउंस अप हो जाए। राइट। तो सवाल इसी का है कि इसको हमें कितना कंप्रेस करके रखना है ना। द ब्लॉक्स आर हेल्ड इन पोजीशन बाय लाइट स्ट्रिंग विद द स्प्रिंग कंप्रेस्ड बाय एक्स नॉट अमाउंट कंप्रेस रखना है। तो इस एक्स नॉट की स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है कि इसको कितना कंप्रेस करके रखा जाए। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स नॉट कम से कम कितना कंप्रेस किया जाए जिससे कि ये जो लोअर ब्लॉक है ये बाउंस अप हो जाए, ऊपर की तरफ चला जाए। तो देखिए अब अपने को ये नहीं बता सकते इसको कितना कंप्रेस करके रखना है जिससे कि ऊपर चला जाए, लेकिन हाँ एक बात जरूर हम नोटिस कर सकते हैं कि जब इसको हम बर्न कर देंगे, बर्न करने के बाद ये ब्लॉक तो ऊपर उठेगा ही पक्का, ऊपर वाला ब्लॉक। और अभी ये अपनी नेचुरल लेंथ पोजीशन पर नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं इसकी, मैं ऐसा शो कर देता हूँ यहाँ पर कि ये मान लेते हैं इसकी नेचुरल लेंथ पोजीशन है। ठीक है ना, नेचुरल लेंथ पोजीशन। तो अभी ये फिलहाल अपनी नेचुरल लेंथ पोजीशन पर नहीं है, बल्कि नेचुरल लेंथ पोजीशन से इस तरह है। ठीक है, तो नेचुरल लेंथ पोजीशन से ये कुछ कंप्रेस्ड है। कितना कंप्रेस्ड है, एक्स नॉट कंप्रेस्ड है। राइट। अब जब हम इसको बर्न करेंगे थ्रेड को, तो ये वाला जो नीचे जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक ऊपर आए या ना आए, लेकिन हाँ ये पता है जैसे ही बर्न करेंगे तो ये वाला ऊपर जाएगा, और इसके ऊपर फोर्स ऊपर लग रही होगी और इसके ऊपर नीचे लग रही होगी, तो इसके तो ऊपर आने का सवाल ही नहीं होता। इस ये वाला ब्लॉक तो तब ऊपर आएगा जब इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, लेकिन जब तक स्प्रिंग कंप्रेस्ड रहेगा तब तक इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऊपर तो छोड़ो नीचे की तरफ लगेगी। अब जो स्प्रिंग को बर्न कर दिया जाएगा तो ये क्योंकि कंप्रेस था तो ये अपने नेचुरल लेंथ पोजीशन की तरफ जाएगा, और इनर्शिया की वजह से इस पोजीशन को भी सरपास कर जाएगा। जब ये नेचुरल लेंथ पोजीशन से भी ऊपर चला जाएगा तब क्या होगा, ये जो लोअर ब्लॉक है इसके ऊपर फोर्स ऊपर लगना शुरू होगी। ठीक है ना। तो हम ये तो नहीं बता सकते कि इसको कितना अभी कंप्रेस करना है, लेकिन हाँ ये हम बता सकते हैं कि ये वाला ब्लॉक तब ऊपर उठेगा जब इसको ऊपर उठाने वाली जो फोर्स होगी वो कम से कम इसके वेट के बराबर तो हो, है ना, ऊपर उठाने वाली फोर्स। और हाँ पक्की बात है कि जब ये और ज्यादा ऊपर आ जाए, नेचुरल लेंथ पोजीशन को सरपास कर जाएगा तो ये एलोंगेटेड हो जाएगा स्प्रिंग, और जब ये एलोंगेटेड हो जाएगा तो फोर्स ऊपर लगना शुरू होगी। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम ऐसे करके लिख लेते हैं कि लेट एक्स प्राइम बी द इलोंगेशन के बारे में हम थोड़ा बहुत कुछ बता सकते हैं। इलोंगेशन इन स्प्रिंग, अभी तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, लेकिन जब हम इसको बर्न कर देंगे थ्रेड को तब ये स्प्रिंग इलोंगेट होना शुरू होगा, नेचुरल लेंथ से ऊपर चला जाएगा। तो लेट एक्स डैश बी द इलोंगेशन इन स्प्रिंग व्हेन लोअर ब्लॉक इज just lifting up। राइट, इसको हम एक्सप्रेस मान लेते हैं। मतलब ये जो हमारा लोअर ब्लॉक है ये ऊपर उठने लगेगा जब इसमें इलोंगेशन एक्सटेंशन आ जाएगा। इलोंगेशन मतलब नेचुरल लेंथ से भी ये कितना ऊपर चला जाएगा, नेचुरल लेंथ से ये एक्स डैश ऊपर चला जाएगा, यानी कि जब इसका इलोंगेशन ये चीज एक्स डैश हो जाएगी, ये चीज ऐसे में जब हो जाएगी तब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, क्योंकि अब ये एक्स डैश इलोंगेटेड है नेचुरल लेंथ से, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी के एक्स डैश। और हमारा क्लेम ये है कि ये जो के एक्स डैश है उस समय बराबर होना चाहिए लोअर ब्लॉक के वेट के बराबर। के एक्स डैश इज इक्वल टू एम जी, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कि के एक्स डैश एम जी के बराबर है। इसको हम दोबारा जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है ना। तो अब इतना तो हमको कंफर्म है कि ये जब इतना एलोंगेट हो जाएगा तब
के एक्स डैश एम जी के बराबर जब हो जाएगा तब ये ऊपर उठेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी तो फिलहाल ये कितना है, कंप्रेस्ड है एक्स नॉट। तो अगर सोचा जाए कि अभी एक्स नॉट कंप्रेस्ड है, और जब ये ऊपर की तरफ उठेगा तब ये जब नेचुरल लाइन से एक्स डैश ऊपर चला जाएगा, है ना। ये इधर दिखाता हूँ मैं कि अभी तो ये यहाँ पर है, और जब ये यहाँ आ जाएगा तब जो है ये लोअर ब्लॉक ऊपर उठेगा। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें कि जब अपर ब्लॉक डिस्प्लेस हो जाएगा ऊपर की तरफ कितना, एक्स डैश प्लस एक्स नॉट, तब ये ऊपर उठेगा ब्लॉक, लोअर ब्लॉक। क्योंकि एक्स डैश होने पर लोअर ब्लॉक नीचे उठ रहा है, ये हमने मान लिया कि एक्स डैश एम जी के बराबर है, और उसके लिए लोअर ब्लॉक को कितना ऊपर चलना पड़ेगा, एक्स नॉट प्लस एम जी, राइट। तो इसको हम लिख लेते हैं कि एज एक्स नॉट इज द compression in a spring initially, इनिशियली जो है ब्लॉक ऑलरेडी कितना कंप्रेस था, ये इसकी नेचुरल लेंथ, इनिशियली ब्लॉक एक्स नॉट कंप्रेस था, एक्स नॉट की ही वैल्यू पता करनी है। तो एज एक्स नॉट इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इनिशियली, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर ब्लॉक इज इक्वल टू, और ये कब जो है ऊपर उठना शुरू होगा, हमने देखा था जब ये अपनी नेचुरल लेंथ से कितना ऊपर आ जाए, एक्स डैश। तो जो ये ब्लॉक है अपर ब्लॉक उठ जाएगा एक्स नॉट प्लस एक्स डैश, इतना समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल बात है। लॉजिकल बात ये है कि भाई जब ये ब्लॉक जस्ट लिफ्ट अप हो रहा होगा ना, मतलब जस्ट लिफ्ट अप हो रहा होगा, यानी कि उस मोमेंट पे वेलोसिटी जीरो है, जस्ट अब वेलोसिटी आएगी इसमें ऊपर की तरफ, इस लोअर ब्लॉक में जस्ट अप ऊपर होने वाला होगा। तो जिस समय जस्ट ऊपर की तरफ आने वाला होगा उस टाइम पर इसमें जस्ट वेलोसिटी आ रही होगी, यानी कि उस मोमेंट पे वेलोसिटी जीरो होगी। और जब ये यहाँ पर बिल्कुल हाईएस्ट पोजीशन पे होगा तब, क्योंकि मैक्सिमम इलोंगेशन है तो इसकी भी वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि जिस वक्त इसका स्प्रिंग का इलोंगेशन इससे और ऊपर नहीं जाना है ना, यहाँ तक ही जा पाएगा। जस्ट ये कह रहे हैं हम लोग कि जस्ट इतना कंप्रेस करना है मात्र कि बस ये ब्लॉक ऊपर उड़ जाए। उसके लिए बस जरूरी है कि के एक्स डैश की वैल्यू एम जी के बराबर हो जाए। ये हमने देखा था यहाँ पर कि अगर अपना ये जो है एक्स डैश ऊपर आ गया तो इधर की तरफ के एक्स डैश फोर्स होगी, तो मात्र बस ऊपर उठाना है, यानी कि यहाँ पर आकर के जो है रुक जाएगा ये। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम तो होती ही जीरो है, क्योंकि ये भी जीरो है, तो इस वाले ब्लॉक की जो ऊपर वाला एम है इसकी वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, और इसकी तो जीरो होगी जस्ट एट द टाइम ऑफ लिफ्टिंग अप। तो हम यहाँ पे ये भी हमारे लिए एक काम की चीज है कि जिस वक्त ये ऊपर उठ रहा होगा तो इसमें कोई भी दोनों ब्लॉक्स में वेलोसिटी नहीं होगी, है ना। यानी कि हम ये बोल रहे हैं एक नोट कि एट टाइम of lifting velocities of blocks will be zero, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। एनर्जी तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए ब्लॉक क्योंकि ऊपर जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो ब्लॉक कितना ऊपर जा रहा है, एक्स नॉट प्लस एक्स डैश, राइट। तो ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है ना, ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही होगी, काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड।
सॉरी, काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रही होगी। जब ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा, इस हाइट पर आ जाएगा, रेस्ट में भी आ जाएगा, यहाँ पर भी रेस्ट पे है, यहाँ पर भी रेस्ट पे है, लेकिन जब ये ब्लॉक यहाँ पर होगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी लो अपर ब्लॉक में। वो पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिखी है, पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी कहाँ से? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगी? ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, यानी कि स्प्रिंग की जो पहले पोटेंशियल एनर्जी रही होगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और माइनस हाफ के बाद में इलोंगेशन हो गया है, तब भी उसमें एनर्जी होगी, तो क्योंकि इलोंगेशन एक्स डैश हो गया था, तो एक्स डैश का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? अब अगर हम यहाँ पर क्या करें, एम जी एक्स नॉट प्लस एक्स डैश को तो ऐसे ही लिखा रहने दें, यहाँ से हाफ के कॉमन ले लें। हाफ के कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स डैश का स्क्वायर। और अगर वहां फॉर्मूला लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एक्स डैश एंड एक्स नॉट माइनस एक्स डैश। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर एक्स प्लस एक्स नॉट और एक्स प्लस एक्स नॉट कैंसिल हो गया, और अगर इसको लिखें तो ये टू इसका इधर चला जाएगा, टू एम जी, और के की मल्टीप्लाई पूरी कर दें तो ये हो जाएगा के एक्स नॉट माइनस के एक्स डैश। अब याद करिए, जो के एक्स डैश था वो किसके बराबर था? एम जी के बराबर था इक्वेशन वन में, तो के एक्स डैश को हम एम जी के बराबर लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो अब ये इक्वेशन जो टू है, ये इक्वेशन टू, वो कैसी हो जाएगी? टू जो है नया रूप ले लेगी, टू एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट माइनस के एक्स प्राइम की जगह एम जी। के एक्स को एम जी को उधर ले जाए, प्लस का थ्री एम जी हो जाएगा, यानी कि एक्स नॉट की वैल्यू हो जाएगी थ्री एम जी अपॉन के। तो ये आंसर हो गया, थ्री एम जी अपॉन के।